हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपल जैन और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ SN2 रिएक्शन के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि मैं कुछ अलग से बहुत ढूंढ कर लाई हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। बट मेरा पर्पस क्या था इन क्वेश्चंस को लेने का कि अभी तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगेंगे, बट जब इन्हीं को ही हम किसी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दे दिया, उसके अंदर यही सेम न्यूक्लियोफाइल डाल दिए हमने और तब रिएक्शन करेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार अगर आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, लीविंग ग्रुप, कौन सा हमें सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए, किसमें कौन सी रिएक्शन होती है, अगर आपको यही क्लियर हो जाएगा ना तो चाहे कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो आप उसके अंदर बहुत कंफर्टेबली आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अभी मैंने थोड़े बेसिक क्वेश्चंस लिए, उसके बाद जब SN1 भी हो जाएगी तो मैं SN1 SN2 के थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लूंगी जो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोर रिएक्टिव इन एन SN2 रिएक्शन। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है SN2 रिएक्शन के अंदर। देखो, जब हमें SN2 रिएक्शन के अंदर ये चीज पता होती है कि 1 डिग्री जो है वो हमारा 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होगा और 2 डिग्री 3 डिग्री से। 3 डिग्री तो SN2 रिएक्शंस देती ही नहीं है, बट अब हमें पता है कि ना 1 डिग्री तो होगा 2 डिग्री से। बट अगर ये देखो, पहले इसकी डिग्रीज चेक करते हैं। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ना, तो ये तो हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर भी 2 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो ये भी हो गया 2 डिग्री कार्बन। इसका मतलब ये भी सेकेंडरी हैलाइड है, ये भी सेकेंडरी हैलाइड है। जब दोनों ही एल्काइल हैलाइड्स हमारे सेकेंडरी हो या सेम डिग्री के हो तो क्या चेक करते हैं हम, उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करते हैं। देखो, यहाँ पे CH के साथ एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, और यहाँ पर जुड़ा है इथाइल ग्रुप। इथाइल का क्या मतलब, CH2 CH3, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना हमारा। अब देखो कि ना कौन सा ग्रुप ज्यादा बड़ा है, ये CH3 ग्रुप बड़ा है या CH2 CH3 ग्रुप बड़ा है। ऑब्वियसली यही वाला, क्योंकि इसमें 2 कार्बन्स हैं। तो इसकी जो है ना स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये जो है हमारा SN2 रिएक्शन में लेस रिएक्टिव होगा और ये जो होगा वो हमारा मोर रिएक्टिव होगा। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। इसके अंदर क्या आ जाएगी, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या फैक्टर डिसाइड कर रहा है, कौन सा फैक्टर इसके अंदर डिसाइड कर रहा है हमारी रिएक्टिविटी, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये तो चीज हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमें कोई फिनाइल ब्रोमाइड दे रखा है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, और ये क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड दे रखा है। दोनों में फिनाइल ग्रुप्स हैं। पहले एक बार डिग्री चेक कर लेते हैं। नहीं, डिग्री चेक करने की क्या जरूरत है, हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने जब क्या बोला कि ना ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से हमारा ये हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, वो कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बट जो ये है, ये वाला कार्बन, ये हमारा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, हमने ना एक चीज मैंने आपको बताई थी SN2 रिएक्शन के अंदर कि जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है वो हमारी sp2 कार्बन पर नहीं होती। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 है। अगर ये ब्रोमाइड हो, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करे और ब्रोमाइड निकल जाए, नहीं, ये sp2 कार्बन है तो इस पे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। बट हाँ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पे इजीली इसको रिमूव कर देगा। न्यूक्लियोफाइल आया और ये रिमूव हो गया। कैसे, ये देखो, मान ली मैंने ये न्यूक्लियोफाइल लिया, इसको ऐसे करा और ये यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करने का सोचे और ये ऐसे निकल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 जो होता है वो रिएक्शन नहीं देता और sp3 जो होता है वो रिएक्शन दे देगा। तो विच इज मोर रिएक्टिव, इसके अंदर तो ये वाला डिसाइडिंग फैक्टर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और इन दोनों के अंदर कौन सा हो जाएगा, sp3, क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आ चुका है। तो मैं अब इसको रब कर देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। अब हमें बताना है कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसके अंदर बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने यहाँ पे आयोडाइड लगा दिया, यहाँ पे मेरा लग गया इथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर लग गया मेरा CH3O नेगेटिव। एक क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन वो हो जाएगा हमारा ये, देखो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसके अंदर क्या चीज दिख रही है हमारी, ये जो है CH3O माइनस मिथॉक्साइड आयन है। तो मिथॉक्साइड आयन में क्योंकि देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये क्या है, ये तो हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर आयोडाइड, लीविंग ग्रुप कौन सा है हमारा, आयोडाइड है ना, तो ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। अब जो मेन दिक्कत जहां पे बच्चे फंसेंगे वो ये होती है कि इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। यहां पर जो CH3O माइनस है वो अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा, आई गेस आपको सबको पता होगा ये वाला, यहां पर ये क्या आएगा, बिलो द प्लेन। यस, क्यों, मैंने आपको क्या बताया था, SN2 रिएक्शन के अंदर जो लीविंग ग्रुप होता है वो थोड़ी उसकी विसिनिटी में रहता है, जिसकी वजह से वो फ्रंट साइड से अटैक होना मुश्किल हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलते हैं, तो इसीलिए वो बैक साइड से अटैक करता है। यहाँ पे जो आयोडाइड है वो हमारा अबव द प्लेन है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बिलो द प्लेन अटैक करेगा। और जहां हमने अगर बिलो द प्लेन आंसर लिखा तो बिलो द प्लेन में कैसे आ जाएगा, ये OCH3। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज होगा, ये जो इथाइल ग्रुप है ये अबव द प्लेन ही रहेगा या बिलो द प्लेन, पूछ सकते हैं MCQ के अंदर। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, इसके अंदर 4 ऑप्शंस बना के दे दिए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करके दे दी, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी। अगर ये अबव द प्लेन है तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी अबव द प्लेन ही आएगा। समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज हुआ है ना, आयोडाइड के साइड पे चेंज हुआ है, तो इसलिए हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल गया। बट इथाइल की साइड पे तो कोई हमारा था ही नहीं, मतलब कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो इसीलिए वो एज इट इज ही रहा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये अबव द प्लेन था और ये बिलो द प्लेन अटैक हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये जो है ना, इस अभी तो सिंपल लग रहा होगा आपको, बट जब भी बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं ना, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, तो उसके अंदर ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या पूछ लिया। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, याद रखना, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। गलती से भी इसको न्यूक्लियोफाइल मत बना देना, मत बना देना। इसके अंदर क्या है, जो हमारा ये है ना H माइनस हाइड्राइड, वो क्या करेगा, हमारा एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो मतलब 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो इसकी वजह से ये जो NaH है, सोडियम हाइड्राइड, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये रिएजेंट बहुत यूज होता है, मतलब NaH, NaO, ET, NaOH वगैरह वगैरह यूज होते हैं ना, तो NaH सोडियम हाइड्राइड वो होगा बेस, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अब अच्छा बेस हो गया, तो ये किसी एसिडिक प्रोटॉन को ही निकालेगा। इसके अंदर आपको कौन सा एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, बताओ।
ये वाला यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या जो इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। फिर मेरे ख्याल से तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो होना चाहिए एसिडिक, तो होगा नहीं। जो ये हाइड्रोजन एटम हमारा डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ, वो हमारा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्राइड है ये क्या करेगा, हमारा OH के H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये हाइड्राइड ले लिया इसने इसको, ठीक है, और ये जो है इसके पास ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या हुआ, अब आप ये सोच रहे हो कि हम तो SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं और ये कहाँ एसिड बेस पर पहुंच गए, बट अभी देखो, अभी आपको SN2 भी दिखेगी इसके अंदर। ये आ गया Cl, ये क्या बन गया O नेगेटिव। अच्छा, अभी तक तो हम इंटरमॉलिक्यूलर अटैक पढ़ रहे थे। इंटरमॉलिक्यूलर अटैक में क्या हुआ, हमने कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, उसको एक मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करवा दिया। बट कोई रिएक्शन जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलरली भी हो सकती है, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है ना वो बहुत फास्ट होती है एज कंपेरेटिव टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर मान ले मैंने ये O माइनस लिया, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक क्लोरीन दिख रहा है, लीविंग ग्रुप दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो O माइनस है इसको यहाँ अटैक करेगा और ये जो Cl है ये निकल जाएगा। अब देखो, ये था बिलो द प्लेन, ये था अबव द प्लेन। तो हमारी जो सिचुएशन थी, हमारी जो कंडीशन थी कि जो SN2 रिएक्शन है वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो फिर ये हमारी फुलफिल हो रही है। ये तो अबव द प्लेन थे, तो अटैक जो होना था वो बिलो द प्लेन ही होना था, और जो ऑक्सीजन था वो भी हमारा बिलो द प्लेन था, तो फिर उसके लिए फेवरेबल रिएक्शन हो गई ये। तो ये जो आएगी ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 लिख देती हूँ। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, इपॉक्साइड रिंग। पढ़ाई थी ना मैंने आपको, इपॉक्साइड रिंग की 3 मेंबर्ड रिंग होती है, उसके अंदर जो एक कार्बन है उसको रिप्लेस करके एक ऑक्सीजन लग जाता है, समझ में आ गया, और यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा Cl माइनस। ये इपॉक्साइड रिंग बन गई, ये तो साइक्लोपेंटेन रिंग थी, और ये हमारा क्लोरीन निकल गया यहाँ से, क्लोराइड आयन। समझ में आ गई। ये इजी क्वेश्चंस हैं बहुत, मैंने आपको कुछ एडवांस लेवल नहीं पढ़ाया है, बट अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप कोई भी हाई लेवल क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि रिएजेंट्स वही रहते हैं घूम फिर के यार, न्यूक्लियोफाइल भी यही रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हर जगह यूज हो जाते हैं, इथाइल या आयोडाइड या क्लोरीन या OH, वो तो ये तो फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह तो सब सेम ही रहेंगे ना, इसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, बस आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तो हमने पढ़ लिया, अब तो हम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो अब हमारा क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब हम पढ़ेंगे विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। हमें कुछ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज in order of their nucleophilicity, in order of their nucleophilicity। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है इसके अंदर वो क्या है, एक तो हमारा हो गया एसीटेट आयन CH3COO माइनस, एक क्या हो जाएगा CH2S माइनस, और एक क्या आ जाएगा CH3CH2O माइनस, और किस सॉल्वेंट में है, इन मीथेनॉल। मैंने एक सॉल्वेंट दे दिया आपको, मीथेनॉल, समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था, ये मीथेनॉल, पहले तो हम देखते हैं, इन सबको छोड़ दो अभी,
पहले सॉल्वेंट पे फोकस करो। सॉल्वेंट क्या है हमारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है? मीथेनॉल को जगह अगर मैं ऐसे लिखूं CH3OH, अब तो दिख गया होगा क्या है ये, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो फिर अब हमें सॉल्वेंट, तो अब हमें पता चल गया कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब मैंने आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या बताया था कि जो हमारी बेसिसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। जो ज़्यादा बेसिक होगा वो कम न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर भी O नेगेटिव है, यहाँ पर भी O नेगेटिव है, यहाँ पर है S नेगेटिव। पहले तो हम साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं। S नेगेटिव सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर किसका साइज बड़ा होता है? सल्फर का। तो जो सल्फर होता है वो हमारा होता है वीक बेस। क्या होता है सल्फर? हमारा वीक बेस, क्योंकि इसका जो होता है बिगर, इट इज बिगर इन साइज। साइज की वजह से क्या हो जाता है, हाई पोलराइजेबल एटम हो जाता है ये, हाईली पोलराइज्ड। क्या हो जाता है? हाईली पोलराइज्ड। हाईली पोलराइज्ड होने के चक्कर में ये जो है नेगेटिव चार्ज इजीली अपने आप को अपने अंदर बिठा लेगा, मतलब अपने अंदर ही डिस्पर्स करा लेगा। तो फिर ये मीथेनॉल के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। जब ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करेगा तो फिर ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, वरना ये मीथेनॉल ही इसको घेर के खड़ा हो जाएगा और ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो जो सबसे ज्यादा, मतलब जो हमारा ऑर्डर है उसमें सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2S-, ये तो हमारा हो गया सबसे पहले। अब बात आती है या तो ये एसीटेट आयन या इथॉक्साइड आयन। इन दोनों के अंदर अब हमें चेक करना है कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो हमारा मीथेनॉल के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये हमारा कम न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर तो जो ऑक्सीजन के ऊपर एक ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, बट ये जो O- का जो चार्ज है ना, ये यहाँ पर ऐसे डीलोकलाइज हो जाएगा। तो दोनों ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज भर भर के रहेगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी तो दो साइट हो गई अब हमारी मीथेनॉल के साथ रिएक्ट करने के लिए, ये भी है ये भी है, कोई तो साइट छोड़ता वो कम से कम। तो इसकी वजह से क्या है कि ना वो इतना ज्यादा, ये हमारा इतना ज्यादा बेसिक बन जाता है कि जो मीथेनॉल है वो इसको ज्यादा सराउंड कर लेता है और इथॉक्साइड आयन को कम सराउंड कर पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एसीटेट आयन होता है वो हमारा लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। क्या होता है? लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक। अगर ये लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक है तो सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन। उसके बाद क्या आ गया? CH3COO नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, एक हमने ये वाला ऑर्डर लिख लिया। तो ये वाला तो हो गया। अब मैं इसी का ही एक सेकेंड पार्ट करवा रही हूं आपको। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या है, एक तो ये है आपके पास O नेगेटिव, और ये भी क्या आ जाएगा? O नेगेटिव इन DMSO। अब देखो, अब आप बताओ DMSO क्या है हमारा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और हमने क्या पढ़ा था कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी उसी के न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर देखो, यहाँ भी O नेगेटिव है, यहाँ भी O नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइज वगैरह का भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बेसिसिटी भी दोनों की सेम है। सेम नहीं, इसके साथ जो ये ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे क्या है? फिनाइल रिंग है,
और यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। इन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के जो लोन पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे। ये इधर गया, ये ऐसे गया, ये फिर ऐसे गया, ये फिर इधर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर नहीं रहता, वो पूरी रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होता है। अब जब ऑक्सीजन के ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो थोड़ा कम बेसिक हो जाएगा, वो देना नहीं चाहेगा अपना नेगेटिव चार्ज। तो ये जो होगा ये हमारा लेस बेसिक होगा। क्यों? यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं डोनेशन के लिए, कहीं रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड रहेगा, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड हो गया। तो अब देखो बेसिसिटी फिर किसकी ज्यादा हुई, इसकी या इसकी? ऑब्वियस सी बात है इसकी, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वो हमारा ज्यादा बेसिक होगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही बेसिक है। तो ये मोर बेसिक हो गया, ये मोर बेसिक हो गया, तो ये ही हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो है ये। अभी देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, अभी तो आपको ये बड़े बढ़िया लग रहा होगा, बट जब आपको एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे ना एक ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, एक ए दे दिया, उसके अंदर मैंने DMSO ऐसे लिख दिया, इसका रेट मैंने लिख दिया K1 रेट कांस्टेंट, और एक मैंने ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप बना दिया और यहाँ पर लिख दिया DMSO, इसका रेट कांस्टेंट लिख दिया K2। अब आपको बताना है K1 बड़ा है या K2 बड़ा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टेंट है एल्काइल हैलाइड है वो तो हमारा सेम ही है। अब हमें क्या, अब देखो सॉल्वेंट भी सेम है, DMSO, फर्क किस में आया, न्यूक्लियोफाइल में। तो जब तक आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं पता होगा, जैसे यहाँ पे पीएच O-, फिर यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल O- है, इसको आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। इसको आप जब ओपन करके लिखोगे तो ऐसा कुछ बना के लिखोगे, फिर आप देखोगे कि नहीं ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इसकी वजह से ये कम बेसिक है, और क्योंकि सॉल्वेंट DMSO है तो जो लेस बेसिक होगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो इसमें जो रेट कांस्टेंट आ जाता है वो K2 का बड़ा होएगा और K1 का छोटा होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा दे दिया, बट अब आपको समझ में आ गया ना, इससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि अच्छा ये ऐसे होता है। इसको रब कर देती हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फिल द बॉक्सेस इन केमिकल इक्वेशन। मतलब आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे दी, उसके अंदर आपको कुछ मिसिंग रिएजेंट दे दी, अब आपको उसको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है ये प्लस ये बड़ा सा बॉक्स बना दिया, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये चीज ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर ये तो एल्काइल हैलाइड दे दिया हमें, ये क्या था, एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर अब हमें फिर एक न्यूक्लियोफाइल लिखना पड़ेगा, ये तो प्रोडक्ट है ही हमारा। अब देखो एल्काइल हैलाइड में ये तो जो है Br जो है ये लीविंग ग्रुप है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि ये निकल जाएगा, तो अगर ये निकल गया कैसे देखेंगे, निकल गया तो इसके बाद ये क्या बचेगी, साइक्लोहेक्साइल की रिंग बनेगी, ये साइक्लोहेक्साइल की रिंग हो गई। इसके अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा चीज जो आई है वो क्या आई है, ये चीज। अगर हम इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह लिखें तो क्या आएगा, पहले एक फिनाइल रिंग बना दी, उसके साथ क्या है, एक O है,
अब यहाँ पर इसको बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हम O नेगेटिव लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पर OH लिख दिया, OH, तो ये जो होता है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर बेटर न्यूक्लियोफाइल करने के लिए हमने ये नेगेटिव चार्ज लिख दिया है। तो ये जो है ना ये इससे बना होगा, ये न्यूक्लियोफाइल रहा होगा, इस O नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक करा होगा तो Br निकल चुका होगा। ये ऐसे मैंने बना दिया O माइनस। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो है इतना बेसिक नहीं होता, बट हमें क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछ रहा कि ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है या कोई नहीं, हमें सीधा प्रोडक्ट बना के दे दिया। अब हमें इस प्रोडक्ट को देख के हमें न्यूक्लियोफाइल, एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोफाइल लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको एक सेकंड क्वेश्चन और दे दिया, ये यहां पर ये ब्लैंक है, और अब दे दिया CH3O नेगेटिव, और यहां पर दे दिया ऐसे। अब देखो न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, बट हमें एल्काइल हैलाइड निकालना है। ये पता है ना मिथॉक्साइड आयन जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये चीज पता चलेगी। अच्छा अब ना चलो तुम देख के बता दोगे कि ना ये OCH3 यहाँ पे लगा है तो यहाँ पर I लगा होगा, या फिर कोई भी मतलब तुम एल्काइल हैलाइड कोई सा भी ले लो, आयोडाइड या ब्रोमाइड वगैरह में जो आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने I तो लगा दिया, बट यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसकी स्टीरियो का ध्यान रखना। इसका क्या मतलब है, बिलो द प्लेन, डैश लाइन है ना, तो इसका मतलब बिलो द प्लेन ग्रुप लगा है, ठीक है। इसकी स्टीरियो को ध्यान रखना है। प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट तो कोई भी बना देगा, बट जब स्टीरियो गलत होएगी हमारी तो फिर तो क्वेश्चन का कुछ मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पर OCH3 अगर हमारा बैक साइड पर लगा है तो इसका मतलब हमारा एल्काइल हैलाइड अबव द प्लेन हुआ होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट देती है। यहाँ पे बिलो द प्लेन अटैक, यहाँ पे बिलो द प्लेन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में बिलो द प्लेन है, तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड था वो अबव द प्लेन रहा होगा, तभी जो OCH3 माइनस है उसने नीचे से अटैक करा और ये I निकल गया, और OCH3 जो है वो डैश पोजीशन में बिलो द प्लेन लग गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the nucleophile in order of their nucleophilicity in DMSO and methanol। DMSO and methanol हमें दोनों सॉल्वेंट्स दे दिए हैं, और हमें जो दिए हैं न्यूक्लियोफाइल्स वो कौन से हैं, CN माइनस, Br माइनस, I माइनस, N3 माइनस एंड Cl माइनस। ये क्वेश्चन जो है ना मैंने कैरी एंड थोनबर्ग से लिया था, तो इसके अंदर ना आपको मतलब चीज़ें जो है ना थोड़ी क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि ये मतलब मैंने भी जब इसको पढ़ा तो फिर कुछ आधी चीज़ें तो समझ में आ गई, बट आधी चीज़ें समझ नहीं आई। तो आप जो है ना इसको याद कर लेना, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो पहले तो ना हमारा पहले हम लिखेंगे मीथेनॉल के अंदर, इन मीथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो हमें पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो ज़्यादा बेसिक होगा वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो इसका जो ऑर्डर आता है ना वो ऐसे आता है, N3 माइनस, I माइनस, Cn माइनस, Br माइनस एंड Cl माइनस। देखो इसके अंदर ना क्या ऑर्डर है, देखो जब हम एल्काइल हैलाइड को ही कंसीडर करें, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, इनका तो ऑर्डर सही से लिखा हुआ है, क्योंकि Cl माइनस जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है इन Br माइनस के कंपैरिजन में, और Br माइनस ज़्यादा बेसिक होता है I माइनस के कंपैरिजन में, तो इनका ऑर्डर रिवर्स हो गया। ये चीज़ तो आ गई समझ में। अब जो N3 माइनस है और
साइनाइड का तो मतलब साइनाइड का तो मेरे को भी एग्जैक्टली समझ नहीं आया है। इसको याद रखना कि साइनाइड जो है ना वो आई माइनस और बी आर माइनस के बीच में ही आएगा हमारा। N3 माइनस में क्या होता है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो डीलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये लेस बेसिक बन जाता है और मोर न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है। I माइनस में हाईली पोलराइज्ड एटम होता है ये, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्पर्स कर जाते हैं इसके अंदर, तो इसीलिए ये भी लेस बेसिक हो गया। तो आप एक बार इसको जो है ना ये सीरीज जो ये ऑर्डर दे रखा है इसको एक बार याद कर लेना। ऐसे ही डीएमएसओ के अंदर जो ऑर्डर बनता है वो ऐसा बनता है Cn माइनस, N3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ये देखो ये तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया, ये ज्यादा बेसिक है तो इसलिए मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, इसका तो समझ में आ गया। इसको इन दोनों को आप याद करना कि जो साइनाइड माइनस है वो N3 माइनस से ज्यादा बेसिक है, तो इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। तो एक बार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को, आप याद कर लेना, पूछ सकता है नेट में शायद। तो अभी तो इस वीडियो के लिए ही इतना ही, ये थे मेरे SN2 रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, और फिर जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के सारे ही क्वेश्चंस मिक्स अप करके आपको तब क्वेश्चंस करवाऊंगी उसके, ताकि तब आपको कंफ्यूजन ना हो। मतलब कि जो जो डाउट्स आते हैं ना कि यार SN1 होगी SN2 होएगी, तो वो चीज़ आपकी तब शायद उसके अंदर क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।